मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 170वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, कल मेरे द्वारा 116वें अंक में आप सबके समक्ष भारत चीन सीमा विवाद में जो समझौता हुआ है और इस परिप्रेक्ष्य में लगातार लंबे समय से 4 वर्ष से विपक्षी दलों द्वारा, खास तौर से कांग्रेस के युवराज द्वारा, श्रीमान राहुल गांधी जी द्वारा लगातार इस संबंध में जो झूठ फैलाया जा रहा था, उसका किस प्रकार से गुब्बारा फूटा था, उस संबंध में मैंने चर्चा की थी। और काफ़ी मित्रों बंधुओं ने इस बारे में फ़ोन द्वारा भी कहा कि यह चर्चा, आखिर ये सीमा पर तनाव विवाद की पृष्ठभूमि के बारे में भी ये चर्चा आगे बढ़ाई जाए। तो आज के इस 170वें अंक में भारत और चीन के ऐतिहासिक जो सीमा विवाद है वह क्या है और किन कारणों से उत्पन्न हुआ, इसके संबंध में ये चर्चा की जा रही। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस चर्चा को पूरा जरूर सुने और सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भारत और चीन इस विश्व की 2 महान सभ्यताएं रही हैं, पहले से प्राचीन सभ्यताएं रही हैं। भारत देश से निकले बौद्ध मत को चीन ने पूरी तरह स्वीकार किया था और चीनी ने यहाँ से पूर्व के जितने भी राष्ट्रों में आज आपको बौद्ध मत के अनुयायी नजर आते हैं, वह सब भारतवर्ष द्वारा जो तत्कालीन समय के जो साधु संत महात्मा और जो बौद्ध भिक्षु इस ज्ञान को, इस धरती से पैदा ज्ञान को लेकर विश्व के कोने कोने में गए थे, यह मत उसी का परिणाम है कि आज चीन हो, जापान हो, कंबोडिया हो, म्यांमार हो, लाओस हो, मंगोलिया हो, ऐसे विभिन्न देशों में बड़े जीवंत रूप में, कोरिया प्रायद्वीप के देश हों, आज मौजूद है। लेकिन मित्रों, ये भी उतना ही सच है कि कभी भी भारत और चीन की सीमाएं कभी नहीं मिलती थी। भारत और चीन के बीच तिब्बत नाम का एक राष्ट्र, पूरी तरह से जीवंत राष्ट्र, प्रमुख रूप से उपस्थित रहता था। मित्रों, भारत और चीन ने एक समय ही अपनी सारी दुर्व्यवस्थाओं से लड़ते हुए, औपनिवेशिक दासता से मुक्त होते हुए लगभग एक समय ही अपनी स्वतंत्र यात्रा शुरू की थी। और एक समय जब भारत और चीन इस विश्व पर राज किया करते थे, तो इन दोनों की कुल उत्पादन क्षमता पूरी विश्व की 30% भारत की थी और 25%, जिसको आज जीडीपी कहा जाता, 25% चीन की थी। ये भारत और चीन का दोनों का विश्व के उत्पादन में ये योगदान था। लेकिन कैसे धीरे धीरे पश्चिमी राष्ट्रों ने, नई उभरती सभ्यताओं ने किस प्रकार चीन और भारत दोनों महान सभ्यताओं को नुकसान पहुंचाने का काम किया, इस विषय में, इस बात में न जाकर ये हम सब इतिहास के पन्नों में देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। और मुगल शासन तक, अंतिम दौर तक, तब भी भारत और चीन की उत्पादन क्षमता विश्व में सबसे ज़्यादा थी। मित्रों, इसी क्रम में जब भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, उन्होंने तिब्बत राष्ट्र, एक स्वतंत्र राष्ट्र था, उससे एक समझौता कर एक सीमांकन किया था, और जिसको मैक-मोहन रेखा का नाम दिया था। कोई मिस्टर मैक-मोहन थे, उन्होंने इसका सीमांकन कर, यह समझौता भारत और तिब्बत में हुआ था, ना कि भारत और चीन में। लेकिन समय आने पर किस प्रकार चीन जो है एक धोखेबाज और विस्तारवादी मानसिकता का देश है, उसने एक पूरे का पूरा
तिब्बत राष्ट्र हड़प लिया और तिब्बत राष्ट्र की सुरक्षा की, विदेश नीति की, संचार की, ये सारी व्यवस्था उस समय भारत पर ही थी। लेकिन भारत का तत्कालीन नेतृत्व और सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी और जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में चल रही थी। जवाहरलाल नेहरू जी उस समय एक अलग ही दुनिया में अपनी भाईचारे की, हिंदी चीनी भाई भाई, इस तरह के एक पंचशील सिद्धांत, ऐसा एक धोखा आडंबर में चीन के बनाए पूरी तरह फंस चुके थे। लगातार उस समय देश के विभिन्न वरिष्ठ नेताओं ने, वह चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर जी, जिनको गुरुजी भी कहते थे, उन्होंने भी चेतावनी दी। स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया, समाजवादी चिंतक, ऐसे सभी लोगों ने, विभिन्न लोगों ने, और इससे पूर्व में भी अपने जीवित रहते सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नेहरू जी को चेतावनी देकर गए थे कि चीन से होशियार रहने की जरूरत है, हमको जब भी धोखा मिलेगा तो चीन से ही मिलेगा। और लेकिन नेहरू जी एक अपनी अलग दुनिया में रहते थे। उन्होंने इन सलाहों पर, इन चेतावनियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि चीन और भारत के बीच एक बफर स्टेट के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र जो तिब्बत था, जिसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी थी, सारी कुछ हमारा था, देखते थे। हम विरोध भी नहीं कर पाए, पूरा विश्व यही देखता रहा कि सबसे नज़दीकी देश भारत है, वो विरोध करे तो हम सब करें। और ये सब देखते देखते चीन ने पूरा तिब्बत राष्ट्र हड़प लिया। और हमारी जो विश्व, कभी भी इतिहास के किसी भी कालखंड में भारत और चीन की सीमा नहीं मिलती थी, एक साथ रातों रात चीन हमारी सीमा पर आकर खड़ा हो गया था मित्रों। और चीन इतने से ही नहीं रुका। तत्कालीन दलाई लामा और जो बौद्ध अपने प्राण बचाकर वहां से भागे, उनको भारतवर्ष ने अपनी संस्कृति के अनुरूप शरण दी। और शरण देने के कारण चीन नाराज भी हुआ, लेकिन उस नाराजगी की परवाह न करते हुए धर्मशाला हिमाचल में उनको ठहरने की व्यवस्था की गई। आज भी वह सब वहीं निवास कर रहे हैं। लेकिन इन सब कारणों से भारत और चीन का मनमुटाव बढ़ता गया। लेकिन इसके बावजूद भी पंडित नेहरू इस चीज़ को समझ नहीं पाए और फिर वो हिंदी चीनी भाई भाई और पंचशील का सिद्धांत अपनाते रहे। और चीन ने उस सीमांकन को मानने से ही मना कर दिया, जिसको अंग्रेज और तिब्बत राष्ट्र के बीच माना गया था, मैकमोहन रेखा, और उसमें लगातार छेड़छाड़ करने लगा। तत्कालीन जो विपक्ष का नेतृत्व था, अन्य लोग थे, सबने बहुतेरा लोकसभा में सब जगह चेतावनी दी कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था हम ठीक करें। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और नेहरू जी ने इन चेतावनियों पर कतई ध्यान नहीं दिया। और हम सब ने देखा कि किस तरह से 1962 में चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंका और हमारे देश पर हमला कर दिया। हमारी कोई तैयारी नहीं थी, कोई हमारी सामरिक सोच नहीं थी और हम हतप्रभ रह गए। हमारे देश के वीर जवानों ने बिना जूते, बिना हथियारों के, ढंग के हथियार भी नहीं थे, उस बर्फीले युद्ध में देश के लिए बलिदान देने का काम किया और अपने प्राण लगाकर सीमाओं की रक्षा करने का काम किया। लेकिन उसको जिस प्रकार का समर्थन सैनिक साजो सामान से, नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो मिलना चाहिए थे, वो न मिलने के कारण भारत के इतिहास की एक करारी हार भारतवर्ष ने सन 62 की झेली। और उस हार में एक बहुत बड़ा क्षेत्र लद्दाख का हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि वहाँ कोई आवागमन के साधन नहीं थे, वहाँ जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कोई संसाधन, रसद, हथियार पहुँचाने का कोई वही नहीं था। और चीन ने उसका नाम अपना दिया अक्साई चीन। और जहाँ जो युद्ध बंद हुआ, युद्ध विराम, वह जो लाइन ऑफ मानी गई, वहाँ पर चीन और भारत ने अपनी अपनी फौजें लगा ली और वह युद्ध बंद हुआ। इसके बाद लंबा समय गुजरता गया और तत्कालीन जो सरकारें रहीं,
उन्होंने इस समस्या से मुंह मोड़े रखा। उन्होंने वहां कोई संसाधन नहीं तैयार किए, ना कोई रोड, ना पुल। और मजे की बात ये, संसद के अंदर कांग्रेस सरकार ने ये स्वीकृति की कि यदि हमने बहुत अच्छा आधारभूत ढांचा चीन बॉर्डर पर खड़ा कर दिया तो उससे चीन हमारे और तेजी से हमारे देश के अंदर आ जाएगा, उस आधारभूत ढांचे का इस्तेमाल करते हुए। आप देखें मनोबल किस प्रकार टूटा हुआ, किस प्रकार की कायरतापूर्ण बात थी। और इस सिद्धांत की आड़ में लंबे समय तक ऐसे सीमा क्षेत्रों को उपेक्षित रखा गया। मित्रों, चीन लगातार जो दोनों बॉर्डरों के बीच में 1-2 किलोमीटर का जो नो मैंस लैंड होता है, जिसमें ना आप जा सकते हैं ना दूसरा जा सकता है, उसके दोनों तरफ आप केवल अपनी गश्त लगा सकते हैं। वह लगातार धीरे 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 सीमाओं पे छेड़छाड़ करते हुए आगे बढ़ता रहा। छिटपुट बातें होती नहीं, लेकिन भारत सरकार की लचर लुंज-पुंज और चीन की विस्तारवाद नीति, चीन के विशाल आकार से भयभीत रहने के कारण कोई भी मजबूती से जवाब देने का काम हम लोग नहीं कर पाए। मित्रों, मैं लगातार आप सबसे कहता रहता हूं, और यह पूरी चीन का जो बॉर्डर है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक का नेपा, सब जगह चीन लगातार कुछ ना कुछ करता रहा। सन 1987 में भी उसने ये प्रयास किया, लेकिन उस समय के जो सेनाध्यक्ष जनरल सुंदर जी थे, उन्होंने इसका एक बार सख्त जवाब दिया था और चीन को कुछ समझ में आया था। अरुणाचल पर भी वो अपना दावा करने लगा, तवांग घाटी पर भी करने लगा, और लगातार तरह तरह के प्रतिबंध, वहाँ के लोगों के लिए अलग से वीज़ा देना, ये देना, जो चीन का अपना प्रोपगंडा होता है, अपने आकार, अपनी वरिष्ठता और अपनी मजबूती, अपनी आर्थिक बढ़ती शक्ति के कारण वह सारे देशों को भयभीत करता था। मित्रों, ऐसा नहीं भारत के साथ चीन ने ये किया। चीन की सीमा से लगते, मैंने कल के अंक में बताया, जितने भी देश हैं, चाहे समुद्र सीमा हो चाहे स्थलीय सीमा हो, हर एक से उसका विवाद चल रहा है। उसका मित्र कहे जाने, रूस के साथ तक उसका बॉर्डर पे विवाद है। मंगोलिया हो, जापान हो, कोरिया हो, कहीं भी हो, चाहे फिलीपींस हो और ताइवान जैसे राष्ट्र, इन सब से लंबे समय से चीन का कहीं हर जगह विवाद चल रहा है। चीन हर अपने पड़ोसी को इस तरह से परेशान करके एंगेज रखने का काम करता है, और चीन की शक्ति के कारण विश्व का कोई देश कुछ नहीं कह पाता। बढ़ती चीन की शक्ति के कारण सारे देश कसमसा कर रह जाते हैं, और दर्जनों देश आप देख रहे होंगे दक्षिणी चाइना सागर में वह अपना प्रभुत्व, दादागिर्दी और एक तरह से कहना चाहिए गुंडागिर्दी पूरी तरह से रखे हुए हैं। लेकिन मित्रों, मैं लगातार आपसे कहता हूं कि भारतवर्ष का जो 2 कालखंडों में देश के आज़ाद के बाद देखेंगे कि एक 1947 से भारत 2014 तक का, उसमें जो भी होता था, और लोग भारत को एक कमजोर राष्ट्र जबकि था नहीं, नेतृत्व की सोच के कारण भारत कमजोर बना रहता था। इसके बाद 2014 के बाद जो राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय हितों को लेकर आगे बढ़ने वाला, भारत के स्वाभिमान को लेकर आगे बढ़ने वाला, भारत की सनातन संस्कृति पर गर्व कर चलने वाला ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व जब से आया, तब से भारतवर्ष का काया पलट होना शुरू हुआ। और इस क्रम में हम सब ने देखा कि भारत ने किस प्रकार चीन को लंबी समय बाद एक मजबूती से जवाब देते हुए, बिना लड़ाई के, बिना किसी युद्ध के, चीन को किस प्रकार झुकाने का काम किया, ये कल के अंक में मैं बता चुका हूं। लेकिन इसके साथ हम सबको सचेत रहना चाहिए। चीन एक बहुत धोखेबाज, बहुत छल प्रपंच वाला राष्ट्र है। इसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और जहां तक हम सब समझते हैं, वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व चीन की एक एक रग रग से जानता है। आप देख रहे हो कैसे रूस के जो ब्रिक्स सम्मेलन, उसमें बहुत लंबे समय बाद भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी व चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। और इस चीन और भारत के संबंध से जो पश्चिमी राष्ट्र अमेरिका कुछ भारत की मजबूरी समझने लगते थे कि अब भारत की मजबूरी है कि वो हमारे साथ ही रहेगा चीन के कारण,
उनको भी बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के समर्थन में अपने राष्ट्रीय हित से समझौता न करते हुए कहीं भी कभी भी किसी के साथ बात कर सकता है और किसी से ना आंख में आंख डालकर बात करने की क्षमता और हिम्मत रखता है। ये दिखाया कि हम एक आंख लड़ने की रखते हैं तो एक आंख मिलने की भी रखते हैं। और ये सब देखकर आज भारत, चीन, रूस व अन्य देश का एक ब्रिक्स सम्मेलन देखकर निश्चित ही पश्चिमी राष्ट्र, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, जो कहीं ना कहीं भारत के कुछ अंदरूनी मामलों में व अन्य मामलों में आंखें दिखाने का काम एक दुस्साहस कर रहे थे, उनको निश्चित ही बहुत बड़ा झटका लगा होगा। मित्रों, भारत और चीन के इन संबंधों के सीमा विवाद को हम सब समझें। ये कांग्रेस की सरकार की एक बहुत बड़ी समस्या हम सबको सौगात में मिली है और इसको धीरे धीरे वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व सुलझाने की ओर है। आप सब देखेंगे आने वाले समय में, हम सब रखें, धैर्य रखें। ये कुछ समस्याएं होती हैं जो सैकड़ों वर्षों में पनपी होती हैं, उनमें सुलझने में कुछ समय लगता है और आप सब देखेंगे कि आने वाले समय में ये समस्या चीन और भारत के सीमा विवाद बिल्कुल निश्चित सुलझेगा। और इस ओर चीन की भी समझ में आया है कि ये भारत वो भारत नहीं है। अब इसको आंख दिखाकर, इसको धमकाकर हम अपना कोई हित नहीं साध सकते और नुकसान ये अपने उठाएंगे। ये उन्होंने समझा है। उन्होंने समझा है कि ये ताइवान से हमारा कहीं कुछ हुआ या दक्षिणी चाइना जो सी है एरिया, समुद्री एरिया है, वहाँ भी भारत की पैठ लगातार क्वाड के माध्यम से बढ़ती जा रही थी। वहाँ के राष्ट्र भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। भारत के हथियार इंडस्ट्री धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। उन देशों में ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह सब भारत से मंगाने लगे थे लोग। उनको मालूम था कि भारत ही एक ऐसा देश है जो हमको चीन की इन बदमाशियों से बचा सकता है। आप सबने इस अंक को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चीन और कम्युनिस्ट पार्टी पर कभी भी विश्वास न करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों से किसी प्रकार का भी समझौता वर्तमान सरकार नहीं करेगी। इसके प्रति आप बिल्कुल आशावंत रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।